डियर फ्रेंड्स, तो लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है. लॉकडाउन अगेन गॉट एक्सटेंडेड टिल 3rd of May एंड वी आर हियर फॉर यू. आपके साथ कदम से कदम मिला के हम चल रहे हैं. कल यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और आप बच्चों ने उसको बुरी तरीके से सर्कुलेट करना शुरू कर दिया. मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा पढ़ाई में दिमाग लगाना चाहिए. पोस्टपोन्ड एग्जाम होगा नहीं होगा, वाई वी शुड नो अबाउट द फ्यूचर. 31 मई टारगेट है, वो शुरू से टारगेट है. लॉकडाउन में हमें किताबों को तो नहीं रोक दिया गया. एवरीथिंग इज विद अस. और कोई पढ़ा रहा हो नहीं पढ़ा रहा हो, लेकिन हम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च we completed whole environment, animals, international convention, good amount of current affairs, newspaper analysis, geography, mapping, polity, and now we are doing India yearbook. आप इसको जम के रिवाइज कीजिए और 31 मई तक अपना पूरा सिलेबस में रिवीजन खत्म कर दीजिए. 31 को अगर होता है, you will be on edge in this toughest exam. और अगर नहीं होता है तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इट इज फॉर रिवीजन. बट टेक ऑल दिस सेशंस वेरी सीरियसली. तो टुडे टॉपिक इज एनर्जी. एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस. इवन इट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इंडियन बुक में एनर्जी चैप्टर बड़ा ही लूज दे रखा है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है एक्सेप्ट 2-3 स्कीम्स. नथिंग इज देयर इन द एनर्जी चैप्टर. ये हमारे ऊपर है हम एनर्जी कितना पढ़ाते हैं. तो माय मैपिंग क्लासेस आर सो इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग दिस एनर्जी पार्ट, इन विच वी कंप्लीटेड द होल कोल ऑफ द इंडिया. यहाँ पर भी करेंगे लेकिन नॉट इन दैट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. लिग्नाइट, द ऑयल बेसिन्स ऑफ इंडिया, शेल गैस एंड देयर ओवरऑल फील्ड्स इन इंडिया, यूरेनियम एंड यूरेनियम डिपॉजिट्स इन इंडिया. Even we completed the renewable energy and their regional distribution. So those people who really want their mapping, and not only mapping, the observational mapping. So Aspire was the institution who initiated this mapping part. और आज भी हम ये बहुत लो कॉस्ट पर देते हैं. तो those people who really want to revise their mapping and to get 7 question edge in the upcoming PT examination, you can go to our website and enroll to the mapping module, and you will get really, that is a very good insight about geography. मैपिंग के थ्रू ही 60% ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी. करके देखना, मजा आएगा. क्योंकि आज तक जिसने वो बैच किया है, ही विल बिकम समहाउ द फैन ऑफ द मैपिंग. जिसको मैपिंग से डर लगता तो मैपिंग का फैन हो गया. तो ट्राई करके देखो. ज्यादा पैसा नहीं रखा है हमने, लेकिन यस, इट विल गिव यू द बेनिफिट इन ऑल पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, इवन इंटरव्यू तक मदद मिलेगी. क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग दोनों कराई जाती है, रीजन वाइज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाइज, ह्यूमन ज्योग्राफी वाइज. हर चीज को सेक्शन में बांटा गया है. तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ थर्ड पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एनर्जी में तेल आता है, फॉसिल फ्यूल्स. एनर्जी में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम लोग घर में काम करते हैं. और इसी एनर्जी के अंदर सारे रिन्यूएबल कंपोनेंट आते हैं, लाइक विंड, वाटर, है ना, सोलर एनर्जी, जिससे कोई भी चीज मूव करती है. तो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर द ओवरऑल प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, the third pillar in the form of economic development is constituted with the energy. भारत में पहली बार एनर्जी जनरेशन का प्लांट लगाया गया दार्जिलिंग में. तो दार्जिलिंग was the first important initiative of the government regarding the production of energy supply in our country. उसके बाद there are the 3 sectors जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. one is government, one is private sector, one is PSU, NTPC and others. एनटीपीसी को मेन रखा गया थर्मल पावर प्लांट के लिए, लेकिन बट नाउ दे आर वेंचरिंग इन हाइड्रो एंड प्लानिंग टू कम इन पावर पार्ट. तो अर्लियर इट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर, जहां पर एनर्जी की सप्लाई सबसे ज्यादा होती थी. यूपीएससी पीटी में पूछ लेता है. बट नाउ इट इज प्राइवेट सेक्टर विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 46 और 48%, वो आपको हैंड आउट में बताएंगे, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इंडिया में अब इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल और पीएसयू के अधीन नहीं है. द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नाउ बिलोंग टू पीएसयू. फिर दूसरा क्वेश्चन उठ के आता है कि विच सेक्टर कंज्यूम द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एग्रीकल्चर. ये भी पीटी के लिए याद रखना. तो एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जहां पर हम सबसे ज्यादा बिजली को यूज करते हैं, खपत.
India is having the coal deposits of right now 80 years, but we are the net importer of the coal, mainly anthracitic coal. इंडिया का कोल ईस्टर्न पार्ट में कंजेस्टेड है, सदर्न पार्ट में लिग्नाइट कोल मिलता है, तो वहां पर थर्मल पावर प्लांट ज्यादा नहीं है. तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई मोर थर्मल पावर प्लांट इन नॉर्दर्न इंडिया? रीजन इज वन कोल, एंड ऑन द पोर्ट लोकेशन द रीजन इज नेचुरल गैस एंड ऑयल. तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? एनर्जी टरबाइन से प्रोड्यूस होती है. मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं. हाइड्रो पावर में पानी प्रेशर से आता है, टरबाइन घूमता है, घुर बिजली. थर्मल पावर प्लांट कोल में कोल बर्न किया जाता है, बॉयलर में पानी उबलता है, स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम को प्रेशराइज करके टरबाइन पर मारते हैं, घुर बिजली. देन ऑयल एंड नेचुरल गैस थर्मल पावर प्लांट के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, बॉयलर पानी जलता है, घुर बिजली. न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, देन अगेन बिजली. तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है एनर्जी के, दैट इज थ्रू कोल, देन ऑयल एंड नेचुरल गैस, और सबसे कम प्रोडक्शन इस समय न्यूक्लियर से है, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग द पीटी एग्जामिनेशन. 4th 5 प्लान में एनर्जी के ऊपर काम किया गया थ्रू पावर ट्रांसमिशन लाइन, और उस समय पावर ग्रिड ऑफ इंडिया डेवलप हुआ. लेकिन फर्स्ट 5 प्लान के अंदर ही हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था रिगार्डिंग द हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट. तो भारत में अगर पूछा जाए सबसे पुराना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दैट इज हाइड्रो पावर. उसके बाद थर्मल पावर, फिर नेचुरल गैस थर्मल पावर, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एंड नाउ सोलर पावर प्लांट्स और द सोलर फोटोवोल्टिक सेल, वेव जनरेशन एनर्जी, विंड जनरेशन एनर्जी. तो ये तो हो गया सम ऑफ द फैक्चुअल पार्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अनदर पार्ट इज कमिंग रिगार्डिंग द एनर्जी. इज एनर्जी क्राइसिस. Is India in energy crisis? Yes, we are still in energy crisis. Even in the metropolitan areas like Delhi, Pune, Hyderabad, Bangalore, there are the power cuts. और जैसे जैसे हम far flung area में जाएंगे, आप अगर सुन रहे हो कहीं से भी, तो 6 hours 7 hours का पूरे दिन में पावर कट होता है. और नॉर्थ ईस्ट में तो और भी बुरा हाल है, वहाँ तो 8 घंटे बिजली आती है, एंड रिमेनिंग 14 hours there is no electricity. इसलिए in the throughout the country we are guiding by the energy crisis. The energy crisis के बहुत सारे पार्ट हैं. फर्स्ट, पेट्रोल एंड पेट्रोल क्राइसिस. इंडिया इज अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री. हम ऑयल एंड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं, 82% इंपोर्ट होता है. सबसे ज्यादा जिसके अंदर यूएई, सऊदी अरेबिया, इनसे कंट्री से हमारे पास नेचुरल गैस वगैरह आता है, ईरान, रशिया, ऑल दीज आर द मेजर कंट्री. बट इन द रिसेंट टाइम यूएसए से हमने शेल गैस इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज द रीजन 2016 से 2020 में यूएसए का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खत्म हो गया. हम यूएसए के साथ पॉजिटिव में थे, हमारे को उनको ज्यादा डॉलर लेने थे क्योंकि आईटी इंडस्ट्री से हमारे को कमाई ज्यादा होती थी. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने उनसे ऑयल एंड नेचुरल गैस लेना शुरू कर दिया. अब हमारी कमाई क्या होनी शुरू हो गई, कम, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यूएसए के फेवर में जाना शुरू हो गया. तो एनर्जी क्राइसिस के पेट्रोल साइड में बहुत सारे रीजन है. डिपेंडेंसी अपॉन इंपोर्ट, नो पाइपलाइन नेटवर्क इवन आफ्टर द 50, 60, 70 years of independence. China is having more than 7 pipeline network international. Then हम लोग इंडिया में बड़े विचित्र है, स्टार्टिंग व्हीकल आता है तो उसकी खूब सर्विसेज कराते हैं, लेकिन जब सर्विसेज खत्म हो जाती है then we are never doing the servicing of the vehicles, so more consumption of oil and petrol. पेट्रोल एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट्स नहीं लेते हैं हम लोग. बिजली दिन में भी जलाते हैं ट्यूबलाइट, एनर्जी ऑडिटिंग नहीं करते हैं. थेफ्ट बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर, ओवर यूटिलाइजेशन है. डीजल वगैरह पे आज भी सब्सिडी, जिससे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ डीजल एंड केरोसिन हो जाता है. देन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है. स्टार रिलेटेड एप्लायंसेस हम लोग यूज नहीं करते, जिससे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है. इंडिया में थर्मल पावर प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर हम प्रॉपर्ली यूज नहीं करते हैं. अगर 500 मेगावाट का प्लांट है तो 250 280 ही जनरेट हो रहा है. कोल ज्यादा एफिशिएंसी का नहीं है. ऑल दीज आर द फैक्टर्स. ट्रैफिक जैम लगता है जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, ज्यादा फ्यूल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो ऑल दीज आर द रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया. इसके लिए भारत में पॉलिसी है डिफरेंट. तो पहले पॉलिसीज की बात करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. इंडिया में 4th 5 प्लान के बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर 3 पावर सप्लाई. तो इंडिया में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है एनर्जी की, वो है सेंट्रलाइज प्रोडक्शन. इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन सेंट्रलाइज है, उसके बाद बड़े बड़े खंभे
खेतों से होके जाते हैं, जिससे पावर ग्रिड सप्लाई करती है। तो पावर प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज्ड की जगह सेंट्रलाइज्ड है, वो भी प्राइवेट सेक्टर के अधीन है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट हैविंग एनी स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस ही नहीं है जिसमें बिजली रखे। तो बिजली पैदा हुई, उसके बाद तुरंत कंज्यूम होनी चाहिए। इसलिए जब नरेंद्र मोदी ने भी रिसेंटली बोला कि पूरा देश 9 मिनट 9 तारीख को बिजली बंद करेगा, तो एक खतरा आ गया कि हाउ टू कंज्यूम दैट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लोगों ने उसका माहौल उड़ाना शुरू कर दिया कि पावर ग्रिड फेल हो जाएगी, लेकिन हो नहीं सकती थी क्योंकि सिर्फ लाइट बंद करने को बोला था। फ्रिज, अंदर की मोटर्स और सो मैनी अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स, ये सब ऑन थे। लेकिन तब भी भारत में एक बहुत तगड़ा झटका लगा था रिगार्डिंग एनर्जी समहाउ कंजम्पशन। तो वो इस कारण से है कि वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, सेंट्रलाइज्ड है। फिर ट्रांसमिशन लॉस होता है। जब उत्तराखंड से बिजली पास होती है दिल्ली की तरफ, तो बीच में जो तारे जा रही है उससे ट्रांसमिशन लॉस भी होता है और ट्रांसमिशन थेफ्ट भी होता है। इसके लिए हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बना रखी है। अगेन दे आर हैंडलिंग द वर्क ऑफ दिस। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वेरियस डिस्कॉम्स आर देयर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। दिल्ली के अंदर जैसे BSES और यमुना प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, और बहुत जगह पर स्टेट है। तो अब प्रॉब्लम क्या है भारत की सबसे बड़ी एनर्जी की, ध्यान से समझना। मैं बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप मेरे से बिजली खरीदोगे। तो आपने मुझसे बिजली खरीदी रोजाना की 2 करोड़ रुपए की, मैंने आपको दे दी बिजली। ना ये बिजली आपने अलग अलग हाउसेज और इंडस्ट्री में दी, लेकिन इनसे पैसा नहीं आया और आपके कर्मचारी करप्ट थे। योर एम्प्लॉइज आर करप्ट, करप्शन इज वेरी हाई। आपने करप्शन कर करके 20-20 हजार 2-2 लाख रुपए में लोगों को, इंडस्ट्री को फ्री में बिजली बांट दी। तो आपकी रिकवरी लेस हुई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास पैसा नहीं बचा, आपने बैंक से, सरकार से लेना शुरू कर दिया और बिजली खरीदनी शुरू कर दी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी हालत खराब हो गई। जब आपकी हालत खराब हो गई, मेरे पास बिजली है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है खरीदने का, तो पावर कट लगने शुरू हो गए। तो इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी सिक्योरिटी की आई। जो पावर कट लगता है इसलिए नहीं कि बिजली पैदा नहीं हो रही, हमारा गलत सोचना है, ये इसलिए कि डिस्कॉम आपकी हालत खराब हो गई क्योंकि आपने करप्शन किया। यू डोंट हैव द मनी टू पे टू द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। क्योंकि इंडिया में तीनों लोग अलग अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, पावर सप्लाई अलग है, पावर जनरेशन अलग है। इसलिए गवर्नमेंट एक स्कीम के साथ आया जिसका नाम है उदय। उदय का मतलब है उज्ज्वला डिस्कॉम रीएश्योरेंस योजना। इसमें गवर्नमेंट ने बोला वी कैन इंप्रूव द हेल्थ एंड द कंडीशन of those, that the companies who do not have any type of financial viability। तो उदय के अंदर डिस्कॉम की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन सही की जाएगी ताकि वो सप्लाई अच्छे से कर सके। दिस इज अ पार्ट ऑफ उदय। तो ये मैंने आपको समझा दिया था फर्स्ट पार्ट। तो आई कैन टेल यू द प्रॉब्लम इन द स्कीम। देन इंडिया आइडेंटिफाइड इन इंडिया so many villages of 1000 population, 500 to 50 are not even having the transmission। तो ट्रांसफॉर्मर ही नहीं है वहां पर टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले कांग्रेस के समय पर आया राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इसके अंदर रखा गया दैट एवरी रूरल विलेज शुड बी कनेक्टेड, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। दे आर नॉट गेटिंग बाय हाउस होल्ड कनेक्टिविटी, दे डोंट गेट इट बाय 24/7 पावर सप्लाई। उनका मतलब था बस विलेज में ट्रांसफॉर्मर लग जाए, बिजली में पैसा आ जाए। इट इज अ पार्ट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नई गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, दे आइडेंटिफाइड दैट दिस इज नॉट गुड, तो दे कन्वर्ट द नेम। इस गवर्नमेंट ने सबके नाम चेंज कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, मैक्सिमम प्रधानमंत्री कर दिया, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नाम कर दिया। एंड देन दे इंटेंसिफाइड एंड दे ऑलरेडी क्लेम्ड दैट इन 2019 99.1% of Indian villages are electrified। That means at पंचायती राज level electricity is available and they are also claiming 24/7। सच्चाई कितनी है हम सबको पता है, हम यहाँ पर चैनल नहीं है कि बहुत ज्यादा विश्लेषण करें। Then government identified कि रूरल हाउसहोल्ड और अर्बन हाउसहोल्ड को भी बिजली मिलनी चाहिए, स्पेशली इन द टायर 3, 4, 5 सिटीज जहां पर पॉपुलेशन 10,000, 20,000 और 50,000 है। Then government came out with सौभाग्य स्कीम। अंडर सौभाग्य स्कीम गवर्नमेंट ने बोला एवरी हाउसहोल्ड वेदर APL और BPL, APL और BPL बोथ इन रूरल एंड अर्बन इंडिया शुड बी इलेक्ट्रीफाइड। तो कोई भी हाउसहोल्ड हो रूरल और अर्बन, उन सबको इलेक्ट्रिफिकेशन में हमें लेके आना है। BPL को हम फ्री में करके देंगे, बट APL से हम 500 रुपीज चार्ज लेंगे, जो 10 बिल में कटेगा 50 रुपीज ईच। तो सौभाग्य स्कीम से एवरी हाउसहोल्ड वेदर थ्रू ग्रिड कनेक्टिविटी और थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, तो जो फार फ्लंग एरिया में है उनकी छत के ऊपर सोलर फोटोवोल्टिक सेल लगाया जाएगा।
Then integrated power distribution scheme आई urban area के लिए specially to provide the grid connectivity and feeders that can provide electricity to the urban area. तो गवर्नमेंट ने बोला बिजली ज्यादा खर्च होती है तो हम एलईडी लैंप्स बांटेंगे, एलईडी बल्ब्स बांटेंगे. तो गवर्नमेंट उजाला स्कीम के साथ आया which is related to LED lamps. Apart from that, government is working regarding right now energy security 24/7. That's why solar energy is a major target of the government. इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के अंदर बनाया गया और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर द हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश एट गुड़गांव. तो भारत में पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खोला गया जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में रखा गया. पर्पस बड़ा जेन्युइन था दैट वी रियली वांट एनर्जी सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज टू इवन कंट्रोल द कार्बन एमिशन, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से कार्बन निकलता है. तो दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स रिगार्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी इन अवर कंट्री. 2018 बजट में कुसुम आई. कुसुम के अंदर किसान को बोला गया सोलर पावर पंप, और जिनके पास अच्छा लैंड नहीं है वो सोलर पैनल लगाएंगे और इस सोलर पैनल का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेचेंगे. तो फार्मर के दो फायदे हो जाएंगे, वेस्ट लैंड यूज हो जाएगा थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी पंप्स एंड द सोलर पावर दैट इज दिस थिंग दैट इज अ सप्लाई, और गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी. गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी में टारगेट रखा 175 गीगावाट, जिसमें 100 गीगावाट टारगेट था सोलर एनर्जी का, जिसमें 40 गीगावाट हमें रूफटॉप करना था. तो इसलिए गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आई, नेट मीटरिंग कंसेप्ट और स्मार्ट मीटरिंग कंसेप्ट. तो अब जो लोग अपने घर में सोलर पैनल लगाएंगे उनके स्मार्ट मीटर लगेगा कि वॉट एवर इलेक्ट्रिसिटी दे जनरेटेड थ्रू सोलर एनर्जी एंड सेल टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको उस मीटर का रीडिंग का पर्टिकुलर सेक्शन रेम्युनरेशन में मिलेगा और इंसेंटिव भी मिलेगा और एडजस्ट हो जाएगा. तो उसके लिए एक नया मीटर लगवाना पड़ेगा, इसका नाम है नेट मीटरिंग और स्मार्ट मीटरिंग कॉन्सेप्ट. तो these all are the part regarding the energy. Some important part is there. India is the third largest producer and consumer of power in the world. In renewable energy earlier it is 18% but now it is 34.86. तो इंडिया ने कोई ज्यादा कमाल नहीं कर दिया. इंडिया एक क्लेवर कंट्री है. हमने जो हाइड्रो पावर था वो पहले रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं करते थे. हमने सारे बड़े बड़े हाइड्रो पावर जो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी 200 मेगावाट उनको रिन्यूएबल एनर्जी में डाल दिया. तो वो एक साथ 2019 में 18 से 34.86 हो गया और हमारा कमिटमेंट है 40% रिन्यूएबल एनर्जी. पावर फॉर ऑल एक स्कीम आई थी 2016 में जिसके थ्रू हमें पावर प्रोवाइड कराना था. तो इससे आगे वी कैन लर्न नाउ थ्रू दैट इज अ मैप जिसमें मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ कैसे एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ना चाहिए, कैसे मार्क करना चाहिए. तो चलिए, दिस इज अ मैप फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. एक हम भारत का प्यारा सा मैप बना लेते हैं. हमारे पास हमारा बोर्ड तो नहीं है तो इसी पर कोशिश करते हैं बनाने की. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ हियर. हैबिट लग जाती है कुछ चीज़ों को यूज़ करने की तो बाकी चीज़ों को यूज़ करने में दिक्कत होती है. ये भारत है. दिस इज द हिमालयन रेंजेस. हिमालयन रेंजेस आर गुड फॉर 3 टाइप ऑफ एनर्जी: जियोथर्मल, सोलर एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर एंड विंड पावर. जियोथर्मल एनर्जी इसलिए बिकॉज दिस हिमालयस बिलोंग टू द वॉल्केनिक वेंट्स. तो अंदर से गर्मी आती है, फंडा वही है, गर्मी आती है, स्टीम आती है. तो हिमाचल प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल रखता है रिगार्डिंग जियोथर्मल. मैक्सिमम पोटेंशियल. यहाँ पर की लोकेशन का नाम है मणिकरण. सेकेंड है पूगा वैली इन जम्मू कश्मीर. पूगा वैली इन जम्मू कश्मीर. थर्ड है झारखंड में ताता पानी. झारखंड छत्तीसगढ़ कॉमन में ताता पानी और उड़ीसा में तपता पानी. तो दीज आर द लोकेशन, ताता पानी एंड तपता पानी. सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा. मैक्सिमम पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है आइसलैंड रिगार्डिंग द जियोथर्मल एनर्जी. सोलर एनर्जी इसलिए क्योंकि धूप सीधा पड़ती है सदर्न स्लोप्स पर. स्मॉल हाइड्रो पावर इसलिए बिकॉज ऑफ माइटी रिवर्स, यंग रिवर्स. और विंड पावर है क्योंकि रोजाना माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज चलती है. देन द होल डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेट्यू रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर सोलर एनर्जी.
लार्जेस्ट स्टेट विद द सोलर एनर्जी इज राजस्थान, देन गुजरात एंड देन मध्य प्रदेश। पीटी के लिए याद रखना। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस समय राजस्थान एंड गुजरात बिकॉज ऑफ द डेजर्ट एंड डायरेक्ट सनलाइट। देन इन द विंड पावर इंडिया का टोटल टारगेट इज 175 गीगावाट्स, जिसको गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला 225, लेकिन ऑफिशियल 175 है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 225 गीगावाट्स बोला था बढ़ाने के लिए। इसमें 100 सोलर पावर है, 60 विंड पावर है, 10 बायोमास एनर्जी है एंड 5 आपका स्मॉल हाइड्रो पावर है। स्मॉल हाइड्रो पावर होता है 1 मेगावाट से लेस और 100 किलोवाट। तो कोई भी पावर बिजली पानी से बनने वाली की कैपेसिटी 1 मेगावाट से अगर कम है उसे हम बोलते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। तो हमें जियोथर्मल पता चल गया, सोलर एनर्जी पता चल गया। देन टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के दो लोकेशंस हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ टाइडल एनर्जी। दिस इज गल्फ ऑफ कंबात और गल्फ ऑफ कैम्बे एंड दिस इज दुर्गा, दुनी क्रीक, सुंदरबन। यहाँ पर एक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है टाइडल एनर्जी का, दैट इज गल्फ ऑफ कैम्बे। फिर इंडिया में वेव जनरेशन प्लांट एक ही लोकेशन पर है जहां पर लॉन्ग टर्म वेव्स हिट करते हैं, दैट इज केरला वजिंझम। तो केरला वजिंझम इज इंपॉर्टेंट फॉर वेव जनरेशन प्लांट। ओशन का बॉटम पानी ठंडा होता है और ऊपर का पानी गर्म होता है। जब अगर हम दोनों को मिला दें तो इससे स्टीम जनरेट होती है जिससे हम बिजली बना सकते हैं। इसे बोलते हैं हम ओशन थर्मल डिफरेंस एनर्जी। ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया इन द हैंडआउट, और हैंडआउट पे मेरा ज़्यादा फोकस है आप बच्चों के लिए, तो आप जरूर पढ़िएगा। ज्योग्राफी ऑप्शन में सीधा क्वेश्चन आ जाता है ओशन थर्मल डिफरेंस एंड इज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक। इंडिया में अंडमान निकोबार में इसका पोटेंशियल है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट विंड एनर्जी, इंडिया इज अ 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो विंड एनर्जी में भारत 4th लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, लार्जेस्ट है जर्मनी। और जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, थर्मल पावर प्लांट, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड ग्रीन एनर्जी। पीटी के लिए याद रखिएगा। एंड विद इन द इंडिया तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय गुजरात। तो तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तमिलनाडु में दो लोकेशन है विंड पावर की, केटीआर, KEYTTAR, केटीआर, एंड नुपंडल, NUPNDL। गुजरात में मांडवी, इट इज इंडिया फर्स्ट पोर्ट रनिंग थ्रू ओनली विंड पावर, एंड लांबा, LAMBA, लांबा। तो मांडवी एंड लांबा आर द टू लोकेशन रिगार्डिंग द विंड एनर्जी। देन उड़ीसा, पुरी, PURI, जगन्नाथपुरी, एंड इन महाराष्ट्र सांगली एंड सतारा, all are the location regarding the wind energy. So in India we are having the potential of all the renewable energy. Central India and Western Green Revolution area important for biomass because of stubble, agriculture residue and vegetation. And western part of India is important for biogas because of cattle population. इंडिया की 90% कैटल पॉपुलेशन सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट में बिकॉज ऑफ ड्राई रीजन, मैंने लाइव MCQ में बताया था, एंड देयर डंग आर यूजिंग फॉर बायोगैस। तो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ आपको। इन इंडिया आफ्टर पेरिस कमिटमेंट वी आर हैविंग अ वेरी होलिस्टिक पॉलिसी रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं एंड बाय डायरेक्शनल ग्रिड सिस्टम। बाय डायरेक्शनल ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है वो ग्रिड जिससे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल 200 एनर्जी को पास किया जा सके, और इंडिया में इस पे काम कर चल रहा है, इसे बोलते हैं बाय डायरेक्शनल ग्रिड सिस्टम। फिर हमने रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन एंड जनरेशन ऑब्लिगेशन कर दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो सम परसेंटेज 20% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और कोई भी इंडस्ट्री जो सारी बिजली कोयले से यूज करती है वो 20% बिजली रिन्यूएबल यूज करेगी। इसी को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन ऑब्लिगेशन एंड परचेज ऑब्लिगेशन। इसके अलावा इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वी स्टार्टेड विद पेरिस। तो इंडिया और पेरिस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया था इन 2015 पेरिस समिट। पेरिस में हमारा कमिटमेंट है 40% रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन आउट ऑफ टोटल एनर्जी, 33 to 35% दैट इज कार्बन एमिशन रिडक्शन इन 2.5 to 3 बिलियन कार्बन सिंक, और ये सब पॉसिबल है व्हेन वी आर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। कंपनीज को प्रमोट करने के लिए हम लोग लेके आए एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, कि कोई भी इंडस्ट्री कंपनी अगर रिन्यूएबल एनर्जी लगाती है तो हम लोग उसको एक ही साल में सारा डेप्रिसिएशन अमाउंट दे देंगे ताकि उसको टैक्स से बेनिफिट मिले और वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नाउ प्रोवाइडिंग अंडर सोलार मिशन डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि जो भी बाहर के लोग इंडिया में आके लगाएंगे उन्हें 20% हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा। मेक इन इंडिया के अंदर सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर द पॉलिसी रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। कुसुम, स्मार्ट मीटरिंग, रूफ पैनल्स। पर्पस एक है दैट इंडिया शुड बिकम द लार्जेस्ट कंट्री टू यूटिलाइज देयर वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज।
तो 2011-12 में पीटी में क्वेश्चन आया था दैट इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट ऑप्शन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, यस, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एट पार विद इवन यूरोपियन कंट्री ओनली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन आउटसाइड टेक्नोलॉजी जो बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है. तो दिस इज द ओवरऑल कवरेज ऑफ एनर्जी. कन्वेक्शन एनर्जी थोड़ी मैं रिवाइज करा देता हूँ. जैसे कोल इंडिया में 3 रिवर बेसिन में मिलता है, बिटुमिनस सबसे ज्यादा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट. कार्बन कम हो रहा है, एश और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है. तो इंडिया में 3 रिवर वैली है. वन इज महानदी, सेकंड इज दामोदर एंड थर्ड इज गोदावरी, जहां पर कोल सबसे ज्यादा मिलता है. एंथ्रासाइटिक कोल जम्मू कश्मीर में मिलता है, कारगिल रेंजेस में. लिग्नाइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मिलता है, नई वैली एंड कुडलोर. केरला में भी मिलता है, गुजरात में मिलता है, राजस्थान में मिलता है लिग्नाइट कोल. पीट सबसे ज्यादा असम में मिलता है. दामोदर का कोल 2 जगह पर है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. झारखंड इज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल. झारखंड में कुछ फील्ड है, गिरदी, झरिया, बोकारो, ऑल दीज आर द फील्ड विद इन झारखंड. वेस्ट बंगाल में बर्नपुर, दुर्गापुर, रानीगंज. फिर मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ईस्टर्न पार्ट में मिलता है कोल, उमरिया, शाहडोल. छत्तीसगढ़ में चिरमिरी, कोरबा. उड़ीसा में संबलपुर, तालचर, अंगुल. ऑल दिस आर द फील्ड इन उड़ीसा, ऑल बिलोंग टू महानदी. गोदावरी का कोल महाराष्ट्र में मिलता है, ईस्टर्न पार्ट. कामठी, उमरेद, जहां से हाईवे नंबर 7 जाता है, गढ़चिरौली पड़ता है, इसलिए नक्सलिज्म भी है. और तेलंगाना में मिलता है सिंगरेनी, रामागुडम, कोटागुडम. तो ये आप और इलेबोरेट कर सकते हो थ्रू मैपिंग मॉड्यूल. मैंने आपको थोड़ा सा मदद किया ताकि आपको अच्छा लगे. इंडिया में ऑनशोर ऑफशोर दोनों तरह के ऑयल मिलते हैं. गुजरात में ऑनशोर ऑफशोर दोनों है, एलियाबेट, केलियाबेट. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड. नाउ वी कैन रीड द स्मार्टेस्ट हैंडआउट व्हिच आई प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल. आइए पढ़ते हैं. So now, my dear friends, we are doing energy and energy security handouts. I already gave a summary. So here, starting with some facts, which is highly important for your examination. Please download this document from www.aspire.com under this PT Kunji. Under PT Kunji, India Book Lectures. आपको अपना एक अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए. नो पेमेंट, नथिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. लेकिन हाँ, अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा विद योर ईमेल आईडी. तो इंडिया इज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिख रहा होगा आपको. इन इंडिया द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 368.75 गीगावाट्स. मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन 2019. तो पूरा रिसेंट डाटा है जो आपको याद करना है. रिन्यूएबल एनर्जी 34.86%. अवर टारगेट इन पेरिस इज 40%. और मैंने आपको बताया था इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट विच इज नाउ कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी. द ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 1818 किलोवाट पर कैपिटा. पीट एग्जामिनेशन विच इज वन ऑफ द that is a low. And agriculture was recorded as being the highest, that is the worldwide. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता है एग्रीकल्चर 17.89. The per capita electricity consumption is low compared to other countries, despite in India electricity is very cheaper तब भी, only because infrastructure is not there. Then 2016 में Power for All program आया. Then the electricity sector is dominated by coal. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है, इतना याद रखिएगा. देन अगेन नीचे कुछ डाटा दे रखा है. प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन 50,000 मेगावाट, एडिशन 275 मेगावाट बाय रिन्यूएबल पावर एडिशन. अब डाटा आ जाता है कुछ. सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था पावर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है 46, सेकेंड स्टेट, थर्ड सेंटर. पीटी एग्जामिनेशन, ये डाटा मिनिस्ट्री वेबसाइट से है, हमारा नहीं है. देन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, अगर आप देख रहे हो, टोटल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी परसेंटेज है 62.8. कोल का है 54.2, लिग्नाइट है 1.7, गैस है 6.9, डीजल सबसे कम है 0.1. हाइड्रो पावर का शेयर है ओनली 12.4, कोल से बहुत नीचे. न्यूक्लियर का 1.9 और रिन्यूएबल एनर्जी का 23.5. तो दीज आर सम ऑफ द डाटा विच यू पीपल कैन ऑलवेज लर्न. देन गवर्नमेंट टेक सम एक्शन. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हैज बीन इनेक्टेड एंड कम इनटू फोर्स फ्रॉम 15/6/2003. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ही इंडिया के अंदर पावर जनरेशन की बात करता है. देन परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज ग्रोथ 2009-10 टू 10-11 हो गया 5.67. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ रही है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग 2014-15 पीटी कम मेंस, बिकॉज एट दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज बूमिंग लाइक एनीथिंग. वी इवन क्रॉस अवर ग्रोथ टारगेट. देन पावर सेक्टर इन इंडिया, अगेन सम डाटा. 175 गीगावाट
is our overall target. 100 in the solar दिख रहा होगा आपको, 60 in the wind, 10 in the biomass, 5 in the small hydro power. Rent or roof policy is prepared by government for renewable energy. Then depended upon the fossil fuel, some data is there again. Hydropower generation 12%, nuclear power 1.8%, renewable energy that is 23%. Already हमने starting में पढ़ा. Then the problem in the coal are threefold. Number one, poor quality of coal reserve found in India lead to huge import with a fiscal impact. Last year यहीं से question आया था import. That's why considered the relevance of this chapter. Then cost of building coal-based power plant is also high in India, and the release of sulfur, nitrogen, and PM10 particulate matter. Then issue of power generation in India, shortage of fuel है, dependency है, current account deficit हो जाता है, high AT&C loss हो जाता है. तो इंडिया के अंदर aggregated technical and commercial losses are very high. Then differential tariff structure, इसके अंदर क्रॉस सब्सिडी देती है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, एक जगह से बचा के दूसरी जगह. देन पुअर हेल्थ ऑफ द स्टेट डिस्कॉम, जिसके लिए उदय स्कीम है. मैंने बताया आपको इंडिया में 3 तरह के सेक्टर है, द पावर जनरेशन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन. देन इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स आर आल्सो वेरी हाई. लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पावर परचेसिंग एग्रीमेंट विद द पावर प्लांट्स एंड डिस्कॉम एंड पॉलिसी पैरालिसिस, ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स. देन इंडिया पावर पैराडॉक्स इज देयर. पहले मिनिस्ट्री थी, अब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग मिनिस्ट्री बन गई. नोट के अंदर लिखवा है द पावर डेफिसिट सिचुएशन इन द कंट्री हैज इंप्रूव्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम 2008 to 14. Energy, that is the deficit, shortfall in energy supply during a day has reduced from 11 to 3.6% and peak deficit is from 11.9 to 4.7%. तो हमारा जो ओवरऑल डेफिसिट है वो कम हुआ है. That means people are getting more energy now. Some of the issue leading to power deficit situation in our country are shortage of fuel की shortage हो रही है भारत में, high AT&C losses जो मैंने स्टार्टिंग में सब लिखवा दिया है, differential tariff structure, delays in tariff revision, high AT&C loss, and that is a loss is rising due to issue with there's a tariff affect the ability of distribution companies, discom, to buy power to, that is a supply to the consumers. So these all are the major part of energy issues in our country. Then India is now moving towards 24/7 power for all. फिर हमने इन्वेस्टमेंट सिनेरियो दिया 100% FDI भारत के अंदर, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स सो मेनी प्रोग्राम्स. एक एक करके हम बात करेंगे अब आगे. गवर्नमेंट का पहला स्कीम आता है उदय, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट. उज्ज्वला डिस्कॉम योजना 2014-15 टू रिवाइव द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ डिस्कॉम. देन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पीटी कम मेंस, अपग्रेडेशन ऑफ राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना. 4 important points are there. Number 1, feeder separation of agriculture and non-agriculture consumer, PT कम मेंस. Strengthening of sub transmission and distribution network, metering at all level, PT कम मेंस, input, feeder and distribution, and micro grid and off grid distribution network. And last is rural electrification and already sanctioned project under Rashtriya, that's the Gram Vidyutikaran Yojana. So this is a very very good scheme by the name of Deen Dayal Upadhyay Gramin Vidyutikaran Yojana. Now integrated power development scheme, I already told you it is about urban India. Integrated power development scheme. First point is strengthening sub transmission and distribution network, PD कम मेंस. तो ये प्रमोट करता है सब ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को. मीटरिंग एट ऑल द लेवल्स, हर लेवल पर क्या होना चाहिए, मीटरिंग. एंड स्ट्रेंथनिंग एंड क्रिएट IT इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, हमें स्ट्रेंथन करना है, क्रिएट करना है IT इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. देन फोर्थ इज ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप स्मॉल सोलर, दैट इज अ पावर प्लांट प्रोग्राम एंड ऑफ ग्रिड डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट. वन नेशन वन ग्रिड, पूरे इंडिया की ग्रिड को मिला देना है ताकि सरप्लस से डिफिशिएंट में जा सके. एंड सौभाग्य स्कीम, सहज बिजली हर घर योजना, बोथ APL एंड BPL, बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया, इसको आप याद रख लेंगे. देन स्मार्ट मीटर, जो मैंने आपको बताया, इट इज अ पार्ट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट. अंडर द स्मार्ट मीटर गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड the use of smart prepaid electricity meter from April 2020 across that is the country and replace the previous one in next 3 years. तो अपकमिंग ये जो 2020 चल रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन हो गया, देखते हैं कैसे होता है. बट देयर इज अ ओवरऑल दैट इज अ दिस थिंग, दैट इज अ प्रोविजन ऑफ नेट स्मार्ट मीटरिंग. इससे AT&C लॉसेस भी रुकेंगे एंड एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी. देन समाधान स्कीम, अनदर स्कीम एसेट मैनेजमेंट एंड डेट चेंज स्ट्रक्चर, आल्सो नोन एज समाधान. बैंकर्स कॉन्स्टिट्यूएंट वुड एक्वायर द डेट ऑफ 11 शॉर्ट लिस्टेड पावर प्लांट. तो इसमें पावर प्लांट को बैंक सपोर्ट करेगा, उनकी एसेट को ले लेगा और समाधान करेगा दैट एनर्जी प्रोडक्शन विल कंटिन्यू. देन परिवर्तन स्कीम, PT कम मेंस, टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल ऑफ स्ट्रेस पावर प्रोजेक्ट अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट. द गवर्नमेंट प्लान टू वेयर दैट द warehouse such project totaling 25 gigawatt under an asset management firm. This is similar to समाधान scheme only. तो समाधान and परिवर्तन is to protect the overall debt ridden power plants in India. Then changes in the Electricity Act,
चेंजेस हैव बीन प्रपोज टू मेक द पावर सेक्टर मोर मार्केट फ्रेंडली, तो इसके लिए हम चेंज लेके आ रहे हैं. अंडर दिस नंबर 1, अ सिंगल पब्लिक यूटिलिटी विल बी इन चार्ज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. तो एक ही वो होगी अथॉरिटी जो ट्रांसमिशन लाइन को क्या करेगी, आपका रेगुलेट. पब्लिक एंड प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर एंड डिस्कॉम विल कॉम्पीट फॉर कंज्यूमर. तो पब्लिक प्राइवेट और डिस्कॉम आपस में कॉम्पीट करेंगे. विल लीड टू इम्प्रूव सप्लाई एंड लोअर बिल्स or change in tariff structure and subsidies and make it market friendly. All these are the part of amendment in the Electricity Act. And then promoting the awareness, like 24 degrees centigrade AC can save good amount of electricity unit. So all these things are the part of energy auditing. Then renewable energy in India. According to BP Energy Outlook PT means the consumption of coal will decline from 56% to at least 48% by 2040 PT examination. Therefore, their share in the near future will decrease. Then renewable energy क्या होता है, which we can use again and again, सब जगह use होता है. Why it is important for India? Number 1, it can reduce the oil demand vis-a-vis current account deficit. यहाँ लिख लो. It reduces pollution obviously, and it is highly important for decentralized rural electrification. So these are the three major part of renewable energy and their importance. Then what India is doing exactly? Now these all are the policies जो मैंने 3-4 साल से एक साथ इकट्ठा किया. Number 1, National Green Corridor Program. This program aims at synchronizing energy that is renewable in nature. एक साथ जोड़ना. Then National Clean Energy Fund, which is providing eco-friendly technology. National Biogas and Manure Management Program regarding methane, cow dung waste. Then Biomass Power and Congregational Program. Draft National Wind Solar Hybrid Policy. Off-grid decentralized solar photovoltaic application. National Offshore Wind Energy Policy. Recently, India organized for the Asia Pacific region in Delhi, and promotion of solar parks and ultra mega power projects. Ultra mega power project are those projects which are above 2000, that is the megawatts. Then grid connected solar rooftop program, smart meter, and sustainable roof implementation for solar transfiguration of India. Srishti scheme PT means Srishti, SRISTI. Then small hydropower program and national solar mission 100 gigawatts. Then government came out with a new hydropower, that is a policy. New hydro, that is a power policy भी मैं कराता हूँ, आगे चलते हैं. How far India has utilized its renewable energy potential, market 5-star. Here all the, that is the data is there. India is the 5th largest producer of solar energy and the 6th largest producer of renewable energy in the world, and 4th in the wind power after Germany was the first. The developing countries like China and the Brazil have taken advantage of the low cost renewable energy to promote their economic growth. According to Indian International Renewable Energy Agency, China ranked first as the largest producer of renewable energy, while Brazil ranked third in the list PT examination. Between the year 14-17, China addition of the renewable energy capacity is 6 times more than the India. So these all are the data which you people can do by yourself. Then what are the challenges in the renewable energy? High initial cost. तो initial cost बहुत ज़्यादा होती है, कई बार न्यूज़पेपर बैच में मैंने कराया है. High initial cost. Then weather dependent, weather खराब होगा तो नहीं आ पाएगा, तो weather dependent होता है. Location specific. ड्रॉबैक ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, पक्षी मर जाते हैं, बहुत पैसा चाहिए, एक ही जगह पर डिसेंट्रलाइज है, स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, दे आर लाइक अ टाइम बॉम्ब. देन रिसेंट पॉलिसी आई है जो मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताई, रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन एंड रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन प्लस एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, ऑल आर द पॉलिसी रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी. देन द बेस्ट थिंग फ्रॉम आवर साइड, ओशन एनर्जी. ओशन कवर 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस. ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई ocean is having good amount of potential. Gulf of Khambat, Kutch, all this region 7500 किलोमीटर लाइन. इंडिया में 3 तरह की मिलते हैं मनीष टाइडल एनर्जी, मैंने बताया दुर्गा दुनी क्रीक एंड गल्फ ऑफ कम्बात. वेव एनर्जी और करंट एनर्जी वजिंजम केरला. एंड लास्ट इज ओशन थर्मल डिफरेंस एनर्जी अंडमान एंड निकोबार. सबके बारे में देख रखा है, आप खुद पढ़ेंगे इसको अच्छे से. देन वी आर प्रोवाइडिंग द स्टेट रूफ सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स सरल. तो पिछले 2019 से लेकर 2020 जो भी न्यूज़पेपर में आया, एवरीथिंग इज हियर फॉर यू in India your book handout. That's why I'm saying it is a handsome handout. Union Ministry of Power and New and Renewable Energy launch State Rooftop Solar Attractiveness Index, also known as SARAL. To achieve our rooftop solar target, it is important to develop an ecosystem that ensure information symmetry, access to financing and clear market signals. All these are the component, खुद पढ़ लीजिएगा. Then कुसुम के 3 component आपने याद रखना, financial and water security to farmer. Number 1, 10,000 megawatt of decentralized ground mounted grid connected renewable power plant. Installation of 17.5 lakh standalone solar powered agriculture pumps, 7.5 lakh, and solarization of 10 lakh grid connected solar powered agriculture pumps. Then current situation, approach facility आप खुद पढ़ सकते हैं. Then REN 21 renewable 2019 global status report.
तो RE21 अगर आ जाता है, इट इज अ रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट. Renewable now supply around 26% of global electricity production, cooling and heating sector lag for behind in renewable energy. Then PD fact दे हमने, अशोक चावला कमेटी नेचुरल रिसोर्स के लिए थी. The need for conserving conventional energy for the future use, energy crisis because of industrialization, urbanization, overpopulation, transmission loss, fluctuation price of the oil, no international gas pipeline, problem of Middle East and wastage of energy resources because of outdated technology. देन इंडिया में कोल मिलता है, ऑलरेडी मैंने सुबह कराया आपको इन द डिस्कशन. एंथ्रासाइटिक सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है, मेनली वी इंपोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. लिग्नाइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु, देन केरला, गुजरात एंड राजस्थान एक्सेट्रा. सेम इन द पेट्रोल, महाराष्ट्र में ऑप्शन मिलता है, दैट इज बसीन एंड मुंबई है. गुजरात में एलेबेट, कैलेबेट, दैट इज दिस थिंग, दैट इज कालोल एंड बालोल. ऑनशोर, दैट इज ऑफशोर एंड ऑनशोर. फिर बायोफ्यूल्स, कॉम्पैक्ट बायोगैस, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, इसके लिए 20% ब्लेंडिंग की बात की जाती है. Then thermal energy, largest is Maharashtra, hydroelectricity Andhra Pradesh, and nuclear electricity in India right now in Tamil Nadu. Wind energy Tamil Nadu, solar energy that is Rajasthan, Gujarat, tidal energy that is Gulf of Khambat or Kutch, and geothermal energy Himachal Pradesh. Then shale gas की बात की गई. shale gas को निकालने के लिए हाइड्रोफ्रैकिंग टेक्नोलॉजी होती है, where we can use fresh water. ये इसका लिमिटेशन है, इंडिया इज लैकिंग द फ्रेश वाटर एंड लैंड. 5 ब्लॉक्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं: ब्रह्मपुत्र बेसिन, गोंडवाना कोल बेसिन, गल्फ ऑफ कंबात, इंडो गंजेटिक प्लेन, कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन. बाकी आप पढ़ सकते हैं. एंड द न्यू हाइड्रोकार्बन पॉलिसी इन विच वी आर मूविंग फ्रॉम प्रॉफिट टू रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, ओपन एक्रेज स्कीम, कैप्टिव माइनिंग. 67 न्यू ब्लॉक्स कैन बी एक्सप्लोर्ड, डीप सीटेड ऑयल ड्रिलिंग विद अ स्पेशल प्राइस रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ एंथ्रासाइटिक कोल. Then all these are then international solar lines started with Paris, 122 countries, headquartered in Gurugram. So these are some of the very important, that's a handout and their analysis for you people. Now we can open the India yearbook. एनर्जी चैप्टर आपको दिखेगा कुछ नहीं है. सबसे पहले इन्होंने पावर बताया, इंडिया में कितनी कंपनी है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन अगर आपको दिख रहा हो. Then North Eastern Electric Power Corporation, Power Grid Corporation of India Limited, Satluj Jal Nigam, all these are. Then Power Generation in India, Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, वही मैंने जो 5 कंपोनेंट बताए. फीडर, मीटर, स्ट्रेंथनिंग है ना, मीटरिंग इन रूरल एरियाज. देन सौभाग्य स्कीम, सहज बिजली हर घर योजना लास्ट टाइम है, एपीएल बीपीएल 500 रुपीज फॉर अबव पॉवर्टी लाइन, 10 इलेक्ट्रिसिटी बिल. देन इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम फॉर अर्बन इंडिया, सब वही है. उज्ज्वला डिस्कॉम योजना, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल ग्रिड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, दैट इज अ योजना. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज फॉर द बीपीएल, एनर्जी सप्लाई, पहल, वॉलंटरी सरेंडरिंग ऑफ द सब्सिडी. देन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस काट दो. प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस देख सकते हो. रिफाइनिंग कैपेसिटी वगैरह सब छोड़ दीजिए, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देन मेक इन इंडिया में सहज. सहज इज अ डिजिटल इनिशिएटिव launched by oil marketing companies for release of LPG connection with online payment and issuance of ESVP examination. Then energy security, we are going outside to explore in Russia, Sakhalin, Vietnam, Brazil, Ecuador and other. Then India 3 upstream and 3 downstream. Upstream जो explore करती है, downstream जो processing करते हैं. First is Hindustan Petroleum Corporation Limited, Gas Authority of India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, ONGC विदेश. Operated in all this thing दिख रहा होगा आपको, रशिया, सकलिन, सीरिया, अल, दैट इज द फुरात पेट्रोलियम, वियतनाम ब्लॉक 6, कंबोडिया, MECL, सूडान, ग्रेट नाइल पेट्रोलियम बेसिन एक्सेट्रा. पीटी मींस बाकी इंपॉर्टेंट नहीं काटते चलो. न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो ज़्यादा अच्छा नहीं दे रखा है, कोई भी स्कीम नहीं दे रखी है, दैट्स व्हाई हैंड आउट इज इंपॉर्टेंट. देन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर रूरल एप्लीकेशन नॉट इंपॉर्टेंट. नेशनल सोलर मिशन पढ़ सकते हो, 100 गीगावाट्स ओवर. तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी. मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ देखिए, आलस मत कीजिए. अगला लेक्चर डिफेंस का है. वी कैन कम आउट वेरी क्विकली. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. खुश रहिए, हेल्दी रहिए.